हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12th के केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 8 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग ज्ञात करेंगे यानी हम लोग पढ़ेंगे किसी भी क्रिस्टल के घनत्व के बारे में। किसी भी क्रिस्टल के घनत्व ज्ञात करने का फार्मूला हम लोग देखेंगे। साथ में इस पर आधारित काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। गाइस, आपके एग्जाम को देखा जाए, आपके एग्जाम में जो है फर्स्ट चैप्टर से 2 से 3 प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जिसमें से घनत्व ज्ञात करने वाला न्यूमेरिकल यानी घनत्व के फार्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल्स काफ़ी बार पूछा जाता है। इसलिए सभी लोग इस लेक्चर को पूरे ध्यानपूर्वक देखना और कोशिश करना कि इसी लेक्चर में आप पूरे घनत्व निकालने वाला जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको सीख जाएं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स भी कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वे सभी स्टूडेंट जो डेली जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, जो डेडिकेशन के साथ में मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना प्रेजेंट सर, जो डेली के डेली क्लास में प्रेजेंट हो रहे हैं, जो हम सोमवार से शुक्रवार तक आपको क्लासेस दे रहे हैं रेगुलर, उस क्लास में जो प्रेजेंट हो रहे हैं सभी लोग प्रेजेंट सर लिखना। साथ में आप लोगों को अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, देखिए पिछले 2-3 क्लास का पीडीएफ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, थोड़ा मैं बिजी था इसलिए डिस्टर्बेंस हो गया, पीडीएफ नहीं दे पाया था मैंने। पिछले क्लास का भी पीडीएफ मैं दे दिया हूं और इस क्लास का भी पीडीएफ अब 2-3 घंटे के अंदर आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगी। कहाँ पे प्राप्त होंगी देख लेना ध्यानपूर्वक। आपको प्राप्त होंगी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इस क्लास का लिंक भी वहाँ पर मिलेगा और पीडीएफ भी मिलेगा। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप जो कि 2022 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाया गया है और टेलीग्राम चैनल्स भी, जाकर आप सभी लोग जुड़ जाइए। अगर लिंक से नहीं खुलता है तो आप क्या करना, सर्च कर देना टेलीग्राम में जाकर अल्फा इंस्टीट्यूट, तो आपको मिल जाएगा ऊपर, जिसमें आप खोलोगे तो अंदर आपको पीडीएफ पीछे का मिलेगा, तो आप उसी में जाकर ज्वाइन हो जाना। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो मेरे साथ जुड़कर अच्छे से पढ़ाई करना, वो भी एकदम फ्री में, जहां पर हम आपका 1-2 चैप्टर, जैसे देखिए फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इसको कंप्लीट होने के बाद सेकंड चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, मैं आपका असाइनमेंट टेस्ट लूंगा, डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर दूंगा, ताकि आप सभी लोग पीछे का जो पढ़े हुए रिवीजन होता रहे, भूले नहीं। ये सभी चीजें आप अगर हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बेंजीन बैच ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली क्लास का पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएंगी। कैसे ज्वाइन करना है, एक नीचे वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैं बताया हूँ कैसे कैसे आपको बेंजीन बैच में ज्वाइन होना है। आप अगर वीडियो देखिएगा, अगर नहीं ज्वाइन हो पाते हैं तब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना या फिर टेलीग्राम कर देना कि सर मैं बेंजीन बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर आपका हेल्प कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार अपने से ट्राई करने के बाद, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ जा रहे हैं, 3-3 दिन लग रहे हैं जवाब देने में। ठीक है, तो आपका 3 दिन वेस्ट हो जाएगा, इसलिए एक बार ट्राई करके तब आप करना। ठीक है, तो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। दूसरी बात गाइस, बेंजीन बैच जो है आपको अल्फा इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पर है, यानी गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर अल्फा इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो वहाँ पर एप्लीकेशन मिलेगा, वहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जरा सबसे पहले आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लास्ट क्लास में जो मैं पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, आप जरा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सभी लोग कि यस्सी मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल जो होता है, एससीसी कर सकते हो आप लोग, इसका संकुलन क्षमता क्या होता है, संकुलन क्षमता क्या होता है इसका बता दीजिए। बीसीसी का संकुलन क्षमता बता दीजिए क्या होता है। एफसीसी का संकुलन क्षमता बता दीजिए क्या होता है। और हो सके तो सीसीपी का भी बता दीजिए, एचसीपी का भी बता दीजिए। ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, एचसीपी सीसीपी क्या, इसका संकुलन क्षमता क्या होता है। जरा सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, पूछता है आप सभी के एग्जाम में, कमेंट करेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। साथ में हो सके तो समन्वय संख्या भी कमेंट कर देना, समन्वय संख्या भी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समन्वय संख्या, संकुलन क्षमता, सब कुछ चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर करके समझा दिया था। ठीक है, तो चलिए अब हेडिंग कर लीजिए क्रिस्टल का घनत्व। हेडिंग करिए क्रिस्टल का घनत्व। क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व किसे कहते हैं, क्रिस्टल का घनत्व देखिए, घनत्व किसे कहते हैं, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी द्रव्यमान बटे आयतन, ये आपका घनत्व होता है। यही होता है घनत्व, आप पढ़े होंगे ना, घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यही होता है। ये फार्मूला सभी लोग पढ़े होंगे, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, यानी किसी भी क्रिस्टल का घनत्व अगर आपको ज्ञात करना है तो आप उसके द्रव्यमान में उसके आयतन से भाग दे देंगे। किसी भी क्रिस्टल हो, कोई भी क्रिस्टल हो, अगर आपको उसका घनत्व ज्ञात करना है तो उसके द्रव्यमान में उसके आयतन से भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए ये घनत्व का जो फार्मूला आता है ना, उस घनत्व के फार्मूले से हम किसी भी क्रिस्टल का आकार भी पता कर लेते हैं।
किसी भी क्रिस्टल का आकार पता कर लेते हैं, किसी भी परमाणु का अणुभार भी ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, आगे हम न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, यानी द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व के बराबर होता है, जो कि आप कक्षा 1-2 में पढ़े होंगे, जो कि बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आइए घनत्व यानी किसी क्रिस्टल का घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं। क्रिस्टल का घनत्व, क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा, इसमें भी इसका द्रव्यमान हो जाएगा और नीचे उसका आयतन हो जाएगा। देखिए मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है, ये आपका क्रिस्टल, आपका मान लीजिए घनाकार ये कोई क्रिस्टल है, ये इस तरह से ये कोई क्रिस्टल है जिसकी भुजा की लंबाई क्या है, ये है, इसकी भुजा की लंबाई ये है। ये कोई क्रिस्टल है, घनाकार क्रिस्टल है, इसकी भुजा की लंबाई ये है, तो इसका क्षेत्र मतलब आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। आपको मालूम होगा लंबाई भी ये है, चौड़ाई भी ये है, ऊंचाई भी है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये आयतन के बराबर होता है, यानी आयतन ए क्यूब हो जाएगा। यानी जो क्रिस्टल का घनत्व होगा ये द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये क्रिस्टल में जेड परमाणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, जेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जेड से गुणा कर देते हैं। देखिए इसका मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। डेरिवेशन इस तरह से नहीं होता है, इसका डेरिवेशन अलग तरीके से होता है। मैं आपको चाहता तो करा देता, लेकिन जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि टू द पॉइंट पढ़ाई कीजिए। आपका लक्ष्य क्या है, बोर्ड में 90+ लाना ना, तो आप ये डेरिवेशन नहीं करना। आपको बोर्ड में केवल या तो फार्मूला पूछेगा या फिर इस पे आधारित न्यूमेरिकल पूछेगा, तो डेरिवेशन पे टाइम क्यों वेस्ट करना, क्यों दिमाग खोपड़ी वेस्ट करना, बताइए क्यों खोपड़ी लगाना। ठीक है, इधर आइए सभी, देखिए यहां पर क्या करते हैं, जेड की मान रखते हैं। जेड क्या होते हैं, परमाणु की संख्या होती है। नीचे क्या होता है, v क्यूब की जगह a क्यूब लिखते हैं और साथ में n, ये आपका फार्मूला होता है। क्या, किसी भी क्रिस्टल के घनत्व का फार्मूला ये होता है जेडीएम अपान ए क्यूब n, इसे याद कर सकते हो, जेडीएम अपान ए क्यूब n। बात करते हैं जेड की। जेड क्या होता है, जेड एकक कोष्टिका में, अभी आपको पूरा समझ में आएगा। जेड क्या होता है, एकक कोष्टिका में, एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होता है। जेड आपका एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होता है। जेड क्या होता है, एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। जरा बताइए सभी लोग, एससीसी में, यहां पे देखिए जरा, यहां पे एससी में यानी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में परमाणु संख्या क्या होता है, 2 होता है, मतलब एक होता है। एससी में सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में परमाणु संख्या 1 होता है, यानी एससी के लिए आपका जेड का मान 1 होगा। बीसीसी के लिए क्या होगा, जेड का मान 2 होता है परमाणुओं की संख्या। एकक कोष्टिका में परमाणु संख्या क्या होता है, 2 होता है। एफसीसी के लिए जेड का मान 4 होता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे सीसीपी के लिए भी 4 होता है, एचसीपी के लिए भी 4 होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर देखिए एससी के लिए जेड का मान 1 होगा, बीसीसी के लिए जेड का मान 2 होगा, एफसीसी के लिए 4 होगा, या फिर सीसीपी के लिए 4 होगा, या फिर एचसीपी के लिए 4 होगा। किसका, इस जेड का वैल्यू, इस जेड का वैल्यू, ये जेड जो जेड है इसका वैल्यू। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। एससी के लिए क्या होगा, 1 होगा, बीसीसी के लिए 2 होगा, एफसीसी के लिए 4 होगा, और सीसीपी और एचसीपी के लिए भी 4 होगा। कैसे इसका यूज किया जाता है अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो समझ में आएगा। सभी लोग धैर्यतापूर्वक देखते रहिए, कुछ चीजें थोड़ा सा धैर्य रखने के बाद समझ में आती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर सभी लोग। यानी जेड क्या है, एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या है। यम क्या है, जो परमाणु होते हैं उसका अणुभार होते हैं, अणुभार होता है। अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है, आपको मालूम होगा, कहीं पर NaCl है तो NaCl का अणुभार ज्ञात करेंगे। जहां पर Na क्या होता है, 23 होता है, Cl क्या होता है, 35.5 होता है, तो इसको जोड़ते हैं तो 58.5। ये इस तरह से अणुभार ज्ञात करते हैं तो अणुभार हो गया ये हम। ठीक है, ए क्यूब क्या है, कोष्टिका की लंबाई है, कोष्टिका की लंबाई है, कोष्टिका की लंबाई है। और Na क्या है, Na क्या बताइए ज्यादा, अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या जिसे आप लोग इसका वैल्यू क्या होता है, 6.23 × 10⁻23 ये होता है अवगाद्रो संख्या के बराबर। तो ये क्रिस्टल के घनत्व का फार्मूला है। देखिए यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, जेडीएम अपान भी Na, यानी भी क्या यहाँ पर आयतन है, तो इसको इस तरह से भी फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला क्या है, जेडीएम अपान ए क्यूब Na, जेडीएम अपान ए क्यूब Na। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में
कमेंट करिए जेडीएम अपान ए क्यूब एन ए, तभी यह फार्मूला याद होगा। एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार कमेंट कीजिए जेडीएम अपान ए क्यूब एन ए, जेडीएम अपान ए क्यूब एन ए। अब ए क्यूब को हम लोग आयतन भी लिख सकते हैं, जेडीएम अपान भी एन ए। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है आपसे। क्वेश्चन में अगर आयतन दिया है तो आयतन रख के निकालेंगे, क्वेश्चन में अगर कोष्टिका की लंबाई दिया तो कोष्टिका की लंबाई देखकर निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पर जेड परमाणु की संख्या होती है, मैंने आपको समझा दिया। एससी के लिए परमाणु संख्या क्या होता है, 1 होता है। बीसीसी के लिए परमाणु संख्या 2 होता है। एफसीसी के लिए परमाणु संख्या 4 होता है। सीसीपी और एचसीपी के लिए भी 4 होता है, ठीक है। एन क्या है, अवोगाद्रो संख्या है, जो कि जिसका वैल्यू होता है 6.023 × 10⁻23। ये अवोगाद्रो संख्या होती है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं, सभी लोग दिल थाम के बैठना, न्यूमेरिकल पूरा समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। स्टार्टिंग में लगेगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, वह लगता है, केवल समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। देखना लास्ट तक बस, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं ना। 1 मिनट रुकिएगा, सभी लोग एक बार लिख लीजिए इस फार्मूले को, जैसे मैं लिखा हूं उसी तरीके से लिखिए ताकि आपको याद रहे। तो गाइस यहाँ पर देखिए 3 न्यूमेरिकल्स आप सभी के सामने हैं। आइए तीनों को करते हैं। तीनों को करते करते आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। साथ में पीडीएफ में मैं और सारे न्यूमेरिकल्स ऐड किया हूँ, आप सभी को लगाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको इसका क्वेश्चन आएगा तो करना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर घनत्व की बात करें तो आंख मुनना है, क्या करना है, आंख बंद करना है, आंख बंद करना है। बंद करने के बाद यहाँ पर आना है, आने के बाद नीचे घनत्व D = ये फार्मूला लिखना है, जेडीएम अपान ए क्यूब एन ए, ठीक है। यह फार्मूला लिखना है। साथ में साथ साथ ये वाला फार्मूला भी लिख देना, जेडीएम अपान भी एन ए, ये फार्मूला लिख देना, क्योंकि इन दोनों फार्मूला के अलावा इस घनत्व वाले क्वेश्चन में कोई और फार्मूला नहीं लगता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद थोड़ा ठंडा सांस लेना, ठंडी सांस लेना, और फिर क्वेश्चन को पढ़ने स्टार्ट करना। पढ़ना क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, NaCl के एकक सेल का आयतन, यहाँ पे क्या दिया है, आयतन दिया है, मतलब V का वैल्यू दिया है। क्या आयतन दिया है, 2.01 × 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब, यह आपका आयतन दिया है, ठीक है। यह आयतन दिया है। NaCl के एकक सेल का घनत्व ज्ञात कीजिए। अब आपका आयतन मतलब यह भी तो निकल गया। Na का वैल्यू आपको पता होता है, कितना होता है, 6.023 × 10⁻23। ये होता है किसका, इसका वैल्यू, किसका, जेड, ये Na का वैल्यू। आपको मालूम है कि Na का वैल्यू क्या होता है, ज्ञात है, लिख से दीजिए यहाँ पर, ज्ञात है। Na का वैल्यू क्या होता है, Na का वैल्यू होता है 6.023 × 10⁻23। ये होता है Na का वैल्यू। यह आपको ज्ञात है, इससे आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यह हमेशा सबके लिए एक ही होता है, ठीक है। ऊपर की बात रह गई Z और M का वैल्यू। अगर इन दोनों का वैल्यू निकल जाएगा तो इस फार्मूला में रखेंगे तो D का वैल्यू मतलब घनत्व का वैल्यू आ जाएगा। अब जरा Z का वैल्यू मैंने बताया था, Z के वैल्यू के लिए, Z के लिए मैं बताया था, अगर SC होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, अगर BCC होगा तो इसका वैल्यू 2 होगा, अगर FCC होगा तो इसका वैल्यू 4 होगा, अगर CCP या फिर HCP होगा तो इसका वैल्यू 4 होगा। ये होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन नीचे लिखा है NaCl CCP जालक बनाता है, मतलब इसके लिए Z का वैल्यू क्या होता है, FCC जालक बनाता है, Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब रह गई M की वैल्यू। M क्या है, अणुभार है। अणुभार किसका अणुभार, NaCl का अणुभार। NaCl का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, आपको मालूम है, Na का अणुभार लिखेंगे यहाँ पर, Na का अणुभार या परमाणु भार प्लस Cl का परमाणु भार, Cl का परमाणु भार करेंगे, ठीक है। इसको करेंगे। Na का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। और Cl का कितना होगा, 35.5। इसको ऐड करोगे तो होता है 58.5। यह आपका होता है किसका, NaCl का अणुभार, यानी NaCl के M का वैल्यू होता है। यानी कितना होता है M का वैल्यू, 58.5। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे M = हो जाएगा 58
8.5। देखिए यह आपका z का वैल्यू हो गया 4, n का वैल्यू आपको निकल गया, b का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, n का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो आप आसानी से इस फार्मूले में वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, थोड़ा कैलकुलेशन होता है, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। इसको हम रब कर दें, n का आड़ू भार कैसे ज्ञात किए हैं, ठीक है, इसको हम रब कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका कैलकुलेशन मुझे करके दिखाना आप लोगों को। आइए कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। चलिए d इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, ZM अपान V n। कुछ लोग कहेंगे सर आप ये वाला फार्मूला लगाइए, जबकि यहाँ पर आयतन दिया है इसलिए मैं ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए z का वैल्यू क्या है, यहाँ पर z का वैल्यू क्या है 4 है, m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू क्या है 58.5, ये m का वैल्यू है, ठीक है। नीचे क्या है आपका v क्या है, आयतन है क्या v का वैल्यू क्या दिया है, ये वाला दिया है 2.01 इंटू 10⁻21, ठीक है, ये v का वैल्यू होगा। n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू ये है 6.023 इंटू 10⁻23, ये आपका n का वैल्यू हो गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो d का वैल्यू मतलब घनत्व का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो d का वैल्यू मतलब घनत्व का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो d का वैल्यू मतलब घनत्व का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। अब मुझे तो इसको सॉल्व करने, यानी यहाँ पर ऊपर गुणा करना नीचे भाग देना नहीं सिखाना होगा ना, ये तो आप कर लोगे, ये कॉमन सेंस है, गुणा भाग करने तो आपको आता है ना। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 0.193 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ये इसका आंसर आएगा 0.193 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। बोलिए समझ में आया आप सभी लोगों को पहला न्यूमेरिकल्स? जरा सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो धैर्य रखिए, सेकंड न्यूमेरिकल है आप सभी के समझने के लिए, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए, ये थोड़ा लिख लीजिए जो इसको लिखना है। ये जो यम का है ये अणुभार है, किसका अणुभार है, किसका NaCl का, NaCl का अणुभार है। यह यम जो है अणु भार है NaCl का। मैं फ्रेम से हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है, ठीक है। वैसे मैं PDF में क्वेश्चंस लगाया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। PDF कैसे डाउनलोड करना है मैं स्टार्टिंग में आपको बता दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रब कर दिए, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर कूच करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसको हम पूरी तरीके से रब कर लेते हैं, ठीक है। आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है चांदी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे घनत्व ज्ञात करना है, घनत्व से संबंधित है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, घनत्व d का फार्मूला लिखना। यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ देखिए घनत्व d इज इक्वल टू क्या होता है, ZM अपान A क्यूब Na होता है, एक तो ये फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला होता है ZM अपान VNA, ये दोनों फार्मूला लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए चांदी क्या है, CCP जालक बनाती है। मैं आपको क्या बताया था, ये CCP जालक बनाता है। CCP जालक के लिए Z का मान क्या होता है, 4 होता है। मैंने आपको बताया था अगर कोई जालक SC बनाता है इसके लिए Z का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर BCC बनाता है तो इसके लिए Z का वैल्यू 2 होगा। अगर FCC बनाता है तो Z का वैल्यू 4 होगा। अगर CCP या फिर HCP बनाता है तो Z का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। मतलब ये दोनों के लिए 4 होगा, बाकी 2 1 2 होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए क्या CCP बनाता है इसलिए Z का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। बात समझ में आई सभी को? यहाँ पे Z का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। आगे देखिए, अब सभी लोग आगे देखिए, आगे देखिए सभी लोग। इस क्रिस्टल का जांच किया जाता है एक्सरे से, ठीक है। ज्ञात होता है कि एकक सेल के कोर की लंबाई, ये देखिए कोर की लंबाई क्या दिया है, 408.5 pm। pm का मतलब क्या होता है, पिकोमीटर होता है, 408.5 pm, यानी ए का वैल्यू दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एकक सेल की लंबाई, एकक सेल के कोर की लंबाई। अगर यहाँ पे आयतन दिया होता तो ये वाला फार्मूला लगाते, क्योंकि कोर की लंबाई दिया है इसलिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूले में ए का वैल्यू कितना होता है, 408.5 pm दिया है, मतलब पिकोमीटर दिया है। इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, कितना का गुणा करते हैं, मालूम होना चाहिए सभी को, इंटू 10⁻⁸ का गुणा करते हैं। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए -8 10⁻⁸ का गुणा करते हैं। पिकोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कितना गुणा करेंगे, 12 का गुणा करेंगे, 10⁻12 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये आपका ए का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, किसका,
Ag का, मतलब सिल्वर का, ये बात चल रहा है ना। अब आपको देखिए इस फार्मूले में आपको A का वैल्यू निकल गया, Z का वैल्यू निकल गया, बचा यम और Na। आपको मालूम है यम का वैल्यू क्या होता है, यम क्या होता है, Ag का अणुभार। अणुभार Ag का क्या होता है, Ag का अणुभार होता है 107.9, ये Ag का अणुभार होता है, ये आपका Ag का अणुभार होगा क्या, यम का वैल्यू। यम का वैल्यू क्या होगा, Ag का अणुभार। आगे देखते हैं, अब यम का वैल्यू हो गया, अब बात करते हैं क्या बचा। देखिए जेड का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू ये हो गया, डी आपको ज्ञात करना है, यम आपको ये पता चल गया 107.9 जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ लीजिए, ठीक है। अब रह गया एन ए का वैल्यू, और सभी के लिए एन ए का वैल्यू एक ही होता है, क्या होता है वह 6.023 इंटू 10⁻23, ये एन ए का वैल्यू होता है। अब ये पूरा चारों चीज़ें इस फार्मूला में रखेंगे, आपका घनत्व निकल के आ जाएगा। घनत्व D इज इक्वल टू फार्मूला होता है जेडीएम अपान ए क्यूब एन ए। मैंने कहा ना आपको समझ में आ जाएगा सभी कुछ। देखिए D इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, यहाँ पर देखिए जेड का वैल्यू 4 हो गया, इंटू यम का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए यम का वैल्यू 107.9, ये आपका यम का वैल्यू हो गया। नीचे देखिए ए क्यूब मतलब ए क्यूब का वैल्यू ये है 408.5 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, ठीक है, ये क्यूब हो गया। अब एन ए का वैल्यू ये देखिए इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, यह ए क्यूब एन ए हो गया। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको इस डी का वैल्यू आ जाएगा, घनत्व का वैल्यू आ जाएगा। गुणा भाग है, कर लेना सभी लोग। अच्छा हाँ, कुछ लोग ऐसे पूछ रहे थे हमसे, एक स्टूडेंट था, शायद वह वीडियो देख रहा है, लेक्चर देख रहा है या नहीं देख रहा था, वे हमसे टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन पूछा था, सर ये है, मान लीजिए, अब क्या पूछा था याद नहीं, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का था, मैं बता दे रहा हूँ। 10 था, उसके यहाँ 8 था और इंटू 10 था 23 था, ठीक है। मान लीजिए ये होता है 10⁸ और 10⁻23, इसको होता है सर, इसी को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो ये अगर यहाँ पे ये 10 मतलब ये सेम होता है तो क्या करते हैं, 10⁸8 प्लस 23 कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, दोनों 23 कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10⁻31, इस तरह से आ जाता है। मतलब गुणा होता है तो क्या करते हैं, आधार को सेम लिखते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। छोटी मोटी चीज़ें हैं, समझ में आ जाना चाहिए सभी को, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से हो 10⁻⁻9 हो इंटू 10⁻+10 हो, तो कैसे करोगे आप लोग, 10 ने 12 कर दीजिए, ठीक है। कैसे करोगे, क्या करोगे, आधार सेम है दोनों का, 10 करेंगे, ऊपर करेंगे क्या 12-9, देखिए 12-9 दोनों जोड़े ही हैं, क्योंकि ये इसको इस तरह से लिखिए, नहीं तो आप लोगों को नहीं समझ में आया। -9 + 12 ये लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻−3 नहीं +3 आ जाएगा, इस तरह से। बात समझ में आई। अगर आधार सेम होते तो ऊपर घात जुड़ जाते हैं। एक स्टूडेंट था, मुझसे पूछा था टेलीग्राम पे, वहाँ पे तो मैंने उसको लिख कर बताया, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से समझ लेना आप सभी, ठीक है। आज नहीं पूछा था, आज के काफ़ी दिन पहले पूछा था, लगभग 1 हफ्ता पहले, ठीक है। आज मुझे याद आ गया ये सभी घात देकर ना। आप लोग अपने से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत हो तो बता देना टेलीग्राम पे, मैं बता दूंगा ना, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को हम थोड़ा सा हिंट देंगे, सॉल्व आपको करना है। अभी तक क्या हो रहा था, देखिए अभी तक क्या हो रहा था, मैं बता रहा हूं अभी तक क्या हो रहा था। D इज इक्वल टू जेडीएम अपान ए क्यूब एन ए, ये फार्मूला था, इस फार्मूले का हम लोग यूज कर रहे थे। तो अभी तक क्या हो रहा था, या तो यहाँ पर आपको जेड का वैल्यू दे रहा था, यम का वैल्यू दे रहा था, ए का वैल्यू, एन का वैल्यू दे रहा था। एन का वैल्यू तो सभी को पता होता है, और डी का वैल्यू पूछ रहा था। लेकिन ये ऐसे ही नहीं है कि बस केवल डी का वैल्यू पूछ सकता है, आपको डी का वैल्यू यानी इसका मान देकर, यानी घनत्व देकर इसमें से किसी का मान पूछ सकता है, यानी इसमें से जेड का मान भी पूछ सकता है, यम का मान भी पूछ सकता है, और ए क्यूब का मान भी पूछ सकता है। जेड का मान मतलब क्या हुआ, जेड का मान मतलब एक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछेगा किस प्रकार का जालक बनाता है। अगर मान लीजिए आपने सॉल्व किया, जेड का मान 2 आ गया, तब ये इसका जालक क्या होगा, बीसीसी होगा। आपने सॉल्व किया, जेड का मान 1 आ गया,
तब इसका जालक क्या होगा, एस होगा। आपने सॉल्व किया, जेड का मान आ गया 4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ हो सकता है, सीसीपी का हो सकता है, या फिर एचसीपी हो सकता है। और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं घनत्व तो निकालने के लिए, डायरेक्ट तो बनता ही है, साथ में इस तरह से क्वेश्चन भी बन जाता है। इसमें क्या होता है, आपको घनत्व दे देगा और इसमें से या तो जेड पूछ लेगा, या तो यम पूछ लेगा, या फिर एक क्यूब पूछ लेगा। जेड पूछेगा तो इसमें यह नहीं पूछेगा कि आप मुझे एकक कोष्ठिका में परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए, उसमें यह पूछेगा कि क्रिस्टल कौन सा जालक बनाता है। अगर जेड का वैल्यू 2 आएगा तो क्रिस्टल बीसीसी बनाएगा, अगर जेड का वैल्यू 1 आएगा तो क्रिस्टल क्या बनाएगा, एससी बनाएगा, जेड का वैल्यू 4 आएगा तो क्रिस्टल एफसीसी, सीसीपी या एचसीपी बनाएगा। इस प्रकार से बनाएगा। आप बता देंगे कौन सा जालक बनाएगा, बस केवल घनत्व तो दे दे और परमाणु भार दे दे। मतलब अगर आपको देखिए डी, यम और ए क्यूब ये 3 पूछ दे देता है तो जेड का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जेड का वैल्यू दे दिया, ए क्यूब का वैल्यू दे दिया, डी का वैल्यू दे दिया, आपसे पूछे कौन सा अणु वहां पर व्यवस्थित है, तो यम का वैल्यू आप ज्ञात कर लेंगे। बात समझ में आई, नहीं समझ में आ रही, ठीक है मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, फिर से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, समझ जाओगे तो बस कैलकुलेशन करना है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। आइए फिर से समझते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन इस तरह से आपको D इक्वल टू जेड यम अपान ए क्यूब एन डी, ये आपका घनत्व का फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूला में आपको D का वैल्यू दिया है, D का वैल्यू दिया है, यम का वैल्यू दिया है, ठीक है, और ए क्यूब ए का भी वैल्यू दिया है, ठीक है, और एन ए का वैल्यू आपको पता होता है, क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये होता है आपका एन ए का वैल्यू। तो ये सभी का वैल्यू दिया है। आपसे पूछा जेड का वैल्यू, जेड क्या होगा, यानी प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा है। लेकिन या तो ये पूछा हो या फिर आपसे पूछा हो परमाणु किस प्रकार का क्रिस्टल बनाएगा, किस प्रकार का जालक बनाएगा, तो आप जेड का वैल्यू ज्ञात करेंगे सभी को रखकर। अगर जेड का वैल्यू 1 आता है तो एससी बनाएगा, 2 आता है तो बीसीसी बनाएगा, 4 आता है तो एफसीसी बनाएगा, या फिर सीसीपी बनाएगा, या फिर सीसीपी बनाएगा, एफसीसी बनाएगा, या फिर आपका एचसीपी बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा। अगर जेड का वैल्यू डिपेंड करता है जेड का वैल्यू क्या होता है, मतलब जेड के वैल्यू से ही आप पूरे क्रिस्टल के संरचना बता सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है और ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। बात समझ में आ रही है आपको। देखिए इसमें से आपको 3 चीज दे देगा, जेड का वैल्यू पूछ देगा। चलिए जान लीजिए, जेड का वैल्यू पूछ सकता है तो, और ये भी पूछ देता है कि इसका क्रिस्टल कैसा होगा, तो जेड का वैल्यू जो आता है उसी तरह से क्रिस्टल आप ज्ञात कर लेते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जेड का वैल्यू भी दे दिया जाता है, लेकिन इस यम का वैल्यू पूछ लिया जाता है कि क्रिस्टल में कौन से परमाणु उपस्थित हैं, यानी उस परमाणु का अणुभार आपसे पूछ लिया जाता है, अणुभार। इसमें क्या होता है, थोड़ा टिपिकल बन जाता है, इसलिए अगर आपको सभी परमाणु का अणुभार नहीं याद होगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। यानी आपको पता तो चल जाएगा परमाणु का अणुभार क्या होगा, लेकिन वह परमाणु कौन सा होगा। मान लीजिए 107 पॉइंट कुछ आ गया, 9 आ गया, 107.9 आ गया। मान लीजिए आपका 107 पॉइंट क्या आया, 9 आया। तो अगर मान लीजिए यम का वैल्यू सॉल्व किया आपने, 107.9 आया। अगर आपको पता रहेगा कि 107.9 किसका अणुभार है, तभी तो आप इसे पता कर पाओगे। तो थोड़ा टिपिकल बन जाता है, इसलिए ये कम पूछता है, ज़्यादा यही पूछता है जेड वाला। तो याद रखना, जेड का वैल्यू अगर सॉल्व करने के बाद ये 1 आता है तो एससी होता है, 2 आता है तो बीसीसी संरचना होती है, 4 आता है एफसीसी संरचना होती है, और सीसीपी एचसीपी होगा कब, जब 4 आएगा। इस तरह से इसे आप सभी लोग याद रखना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। मैं पॉइंट समझाना चाह रहा था कि आप लोग समझ जाएं कि किस तरह से आप बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है, आइए उसे सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पढ़िए ये क्वेश्चन नंबर 3। सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में है, क्रिस्टलीकृत है। एकक सेल के कोर की लंबाई, एकक सेल के कोर की लंबाई क्या है, 430 पीएम है। मतलब ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू क्या दिया है, 430 पीएम। इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, 430 इंटू 10⁻⁸ ये लिख सकते हो, इतना सेंटीमीटर क्यूब। 430 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्यूब, ये आप इसका वैल्यू लिख सकते हो। बोलिए लिख सकते हो सभी लोग। नहीं 430 इंटू 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, क्योंकि पिकोमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, क्योंकि 2 अंक दशमलव इस साइड लेकर आना है तो 4.30 इंटू 10⁻⁸ कर सकते हो।
उस क्वेश्चन में भी थोड़ी गलती हो गई थी, मैंने जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो 4.30 इंटू 10⁻⁸ लिख सकते हो। ये ए का वैल्यू आ गया सेंटीमीटर में, सेमी क्यूब में, ठीक है। एकक सेल की परमाणुओं की संख्या मतलब जेड का वैल्यू ज्ञात करना है आपको। एकक सेल में परमाणु संख्या मतलब जेड का वैल्यू ज्ञात करना है। जबकि एन यह आपका एटम है जिसका घनत्व डी दिया है यहाँ पर क्या 0.9623 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। यह आपको घनत्व दिया है आप सभी के लिए, ठीक है। यह आपका घनत्व दिया है। यम का वैल्यू आपको ज्ञात करना है कि यम का वैल्यू क्या होगा। कैसे ज्ञात करोगे सभी लोग? यम का वैल्यू आपको ज्ञात करना है कि यम का वैल्यू क्या होगा बताइए। यहाँ पे दिया है Na का मतलब सोडियम का, मतलब Na का मतलब सोडियम का, यम का वैल्यू क्या होगा? Na का अणु भार होगा, ठीक है। यम का वैल्यू Na का अणु भार होगा। Na का अणु भार क्या होता है? 23 होता है। अब आइए फार्मूला को देखते हैं। फार्मूला क्या है इसमें? D = क्या है? ZM/A³ Na। अब यहाँ पे देखिए जरा सभी लोग, यहाँ पे Z का वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं D × A³ × Na। मतलब हमने क्या किया, इसको बटे 1 करके ऐसे ऐसे गुणा कर दिया, ठीक है। = ZM, क्योंकि Z का वैल्यू ज्ञात करना है तो D × A³ × Na/m Z। ये आपका एक्चुअल वैल्यू आया, जिसमें आप सभी का वैल्यू रखकर, इन सभी का वैल्यू रखकर आप Z का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। Z का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पॉइंट वाले को छोड़ देते हैं, केवल ये वैल्यू रखते हैं। ये आपका 2 आता है, मतलब ये कि एकक कोष्ठिका में परमाणु संख्या 2 है। 2 है तो बताइए कौन सा होगी, कौन सा इसका जालक है? इसका जालक BCC है, BCC जालक, क्योंकि मैंने बताया SC के लिए 1 आता है Z का मान, BCC के लिए 2 आता है, FCC के लिए 4 आता है, या फिर CCP के लिए भी 4 आता है, HCP के लिए भी 4 आता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। गाइस अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आपको और न्यूमेरिकल्स नीचे दिया हूँ PDF शीट में, आप उसे सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, सर नहीं आया है। मैं अगली बार और अच्छा समझाएंगे और जल्दी क्लास लेकर आएंगे न्यूमेरिकल्स का। देखिए मैं ये न्यूमेरिकल्स केवल समझने के लिए लगा रहा हूँ, मैं तो आप लोगों का न्यूमेरिकल की क्लास लाइव लेकर आऊँगा। लाइव तो चल ही रही है, फिर भी लाइव लेकर आऊँगा, जिसमें केवल न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। न्यूमेरिकल का खूब सारा प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का कोई हाथ पैर नहीं है, कहीं से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। अभी तो केवल फार्मूला बताना है, फार्मूला पर आधारित 1-2 न्यूमेरिकल कराना है, ताकि आप लोग सीखे हो। एक बार सीख जाओ, 2-4 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि देखो आप सभी लोग बहुत पीछे चल रहे हो। जुलाई आ गया, अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहे हैं, अभी फर्स्ट चैप्टर में 1-2 लेक्चर्स लगेंगे कंप्लीट करने में, समय बहुत कम बचा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सिलेबस खींच लें, उसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस में थोड़ा आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग का मतलब यह है कि आप सभी लोग को जो मैं होमवर्क दूंगा उस होमवर्क में आप पढ़ कर आइएगा, तो उसके बाद मैं उसका क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को धन्यवाद। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। यहाँ पर 100% आपकी क्लासेस फ्री चल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी, मैथ्स की भी क्लासेस चलेंगी, बायो क्लासेस भी चलेंगी जल्दी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।